नया चैप्टर का। पहले अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और फिर अपन थोड़ा एंड वाला जो पार्ट है ना, आखिरी का हाफ एन आवर, उसमें अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो कितने लोगों ने टेस्ट दे दिया भाई? जितने लोग आ गए जल्दी से एक बार हैंड रेस करो, कितनों ने टेस्ट दे दिया? यस, WAT रश्मि, जो संडे को जो टेस्ट हुआ था, सबने दे दिया, सबने अटेम्प्ट किया था। बहुत आसान था यार। तो उसमें किसी को इश्यू है, प्रॉब्लम है, तो फिर अपने को थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा बाद में। WAT DAT दोनों आसान थे इस बार तो। मनल को फुल मिला, वेरी गुड। कितने लोगों ने टेस्ट अटेम्प्ट किया? जल्दी से हैंड रेस करो भाई। WAT कितनों ने दिया था? बाकी लोग क्या कर रहे थे यार? जल्दी से हैंड रेस करो, कितनों ने WAT दिया? संडे का जो टेस्ट था कितनों ने दिया? चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है, आइसोमेरिज्म, ये चैप्टर पूरा हो चुका है। कितनों ने संडे को टेस्ट दिया था? हैंड रेस करो जल्दी से। 160। और बस इतना नहीं दिया, और बाकी लोग जितने लोग हाथ नहीं रेस कर रहे हैं, मतलब उन्होंने टेस्ट नहीं दिया है। मैं आप लोगों का लिस्ट निकलवाऊंगा अगली बार से। जिन्होंने टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया उन लोगों को क्लास में से मुझे बैन करना पड़ेगा। जल्दी से हैंड रेस करो जिन्होंने टेस्ट दिया है। अगर आप टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो तो फिर आप लोग छोड़ दो। आप लोग अभी आगे फिर उसमें फाइट मत मारो। हैंड रेस करो भाई, कितनों ने टेस्ट दिया? 200 लोगों ने टेस्ट दिया, मतलब देर आर स्टिल 120। या तो हाथ नहीं उठा रहे, या तो फिर आपने टेस्ट नहीं दिया है। या तो देखो, अगर आपका जेन्युइन रीजन है तो आपके रीजंस इमीडिएटली मैसेज में पहुंच जाने चाहिए मैम को कि आपने टेस्ट क्यों नहीं दिया। ठीक है, अगर एक चीज समझो, चलो ठीक है, हैंड्स डाउन, थैंक यू सो मच, हैंड्स डाउन। अगर आप लोग एक बात समझो, अगर हम लोग एक चैप्टर कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग चैप्टर में कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद, वो कॉन्सेप्ट समझने के बाद, अगर आप लोग जीओसी चैप्टर इज ओवर, अथर्व क्या बात कर रहे हो? जीओसी तो अभी स्टार्ट हुआ है, अभी तो आइसोमरिज्म खत्म हुआ था। ठीक है, जियो ये जो है ना, एक्चुअली कहानी बहुत बड़ी है। ठीक है, जीओसी भी 3 पार्ट में चलेगा। ठीक है, अभी जीओसी आप समझ लीजिए, टेक्निकली जीओसी अभी स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, 5 बजे तक टाइम है, मतलब क्या टेस्ट का टाइम अभी भी है? आप लोगों को यार देखो, एक चीज समझ लो, अगर आप टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करोगे तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ मी ट्राइंग हार्ड टू गेट यू थ्रू दिस होल प्रोसेस। ठीक है, अगर आप लोगों से टेस्ट नहीं दिया जा रहा, पूरा दिन का टाइम होता है, राइट? आपके पास टेस्ट देने के लिए पूरा दिन का टाइम अवेलेबल होता है ना, तो उसमें भी अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हो, इसका मतलब आप टेस्ट देना ही नहीं चाहते हो। अब आप अगर टेस्ट ही नहीं देना चाहते हो, आप पढ़ाई नहीं करना चाहते हो, तो फिर यहाँ पे बैठो मत ना। फिर तो आपको मैं क्लास में बैठने को अलाउ भी करूँ, इसका कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो, मोस्ट ऑफ द लोगों को हाथ भी नहीं उठाना है, मोस्ट ऑफ द लोगों को ये भी नहीं बताना है कि भाई आपको क्या बात समझ में आई, क्या बात नहीं समझ में आई। 8 to 5 का टाइम होता है नहीं अभिजीत? मॉर्निंग 8 AM से 5 PM तक का टाइम है अगर आपके पास, तो फिर यार आप ये जो आप काम कर रहे हो, ये तो बहुत गलत काम है। ठीक है, इसके बाद भी मैंने देख रहा हूँ कि मतलब 350 लोग हैं। टेक्निकली अपना जो स्ट्रेंथ है वो 350 का नहीं है, 400 का स्ट्रेंथ है। अभी तो लोग आ भी नहीं है, लेकिन आप लोग टेस्ट नहीं दोगे तो आपको कैसे समझ में आएगा कि आपको कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अनुज यादव को 5 मार्क मिला है, चलो कोई बात नहीं, अनुज यादव के लिए तालियां बजाएंगे, कम से कम टेस्ट तो दिया उसने। वैसे एक्सपेक्टेड था कि तुम थोड़ा और बेटर परफॉर्म करो, लेकिन अब क्या कर सकते हो। बट अगर आप परफॉर्म, अगर आपको कम मार्क्स आ रहा है तो आपको एक आइडिया तो लगता है ना आपको कहाँ पे फाइट मारना है। ये एक चीज समझ लो, अगर आप बस सेशन अटेंड कर लोगे, सारे सेशन में सारे क्लास में बैठोगे, और उसके बाद आपको लगेगा कि आप जेई निकाल लोगे, आप नीट क्रैक कर लोगे, आप बिट्स क्रैक कर लोगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। अभी मेरे से लिख के ले लो। ठीक है, अगर आप क्लास सारी की सारी क्लास अटेंड करो तो भी आप जेई क्रैक नहीं कर सकते हो। अगर आपको जेई क्रैक करना है, आप बिना किसी क्लास अटेंड किए भी कर सकते हो। आइडिया इज आप उतने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या नहीं। और क्वेश्चन सॉल्व करने का जो प्रोसेस है वो शुरू करोगे, तभी तो जाके तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा ना।
तो अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हो, मैं अभी आपकी लिस्ट निकलवाऊंगा, ठीक है, आपको पूरा लिस्ट निकलेगा किसको कितना मार्क्स आया है, किस किसने टेस्ट दिया है एंड किस किसने टेस्ट नहीं दिया, ठीक है। उसके बाद फिर अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया है, या तो आपके पास वैलिड रीजन हो कि आप इस फलाना कारण के चलते नहीं दिए टेस्ट, ठीक है। सिद्धेश बोल रहा है 8 से 1 ऑफलाइन क्लास होता है, 1:30 से ऑनलाइन, टाइम मैनेज नहीं होता। सिद्धेश 8 से 1 कौन सा ऑफलाइन क्लास होता है? मुझे ये बताइए, ये तो सबके साथ प्रॉब्लम होगा ना, टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, तो ये तो हमको फिगर आउट करना पड़ेगा, इसका तो और कोई तरीका नहीं। मास्टर क्लास का क्लास होता है, दीपांकर ने अभी ज्वाइन किया, अच्छा चलो अपन डिस्कस करते हैं इसके बारे में, ठीक है। लेकिन आपको आपको मैनेज करना होगा, अगर आपका मास्टर क्लास का क्लास चल रहा है और उसके बाद भी आप ये सारी चीजों में पड़े हुए हो कि आप टेस्ट नहीं दे रहे हो, तो फिर यार आप बोलिए, फिर कंप्लेन कीजिए मैम को कि भाई हमारा टाइमिंग मैनेज नहीं हो रहा। ऐसा तो हो नहीं सकता उन लोगों ने आपके लिए सोचा नहीं है। अभी आप लोगों के जो भी डिस्कशन है ना, जो भी डाउट्स है, ये सारा चीज अभी आखिरी में डिस्कस करूंगा, ठीक है। मुझे अभी एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है। अनुज, मुझे फालतू के क्वेश्चन मत पूछ, ठीक है। ये जो सड़े हुए सवाल जो तू पूछ रहा है, ठीक है, पढ़ाई नहीं हो रही, टेस्ट के बाद ब्लैंक क्यों हो जा रहा है, क्योंकि तेरा ध्यान नहीं है, ठीक है। अगर तुम पढ़ाई में ध्यान दोगे तो तुम पढ़ पाओगे। पढ़ाई में ध्यान क्यों नहीं है, इसके बहुत सारे कारण हैं, और सच्चे कारण लाइक, और पढ़ाई में ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो इसका कारण तो आपको सबको पता है, ठीक है। बोर्ड चेयर फॉर्मेशन कृष्णा का डाउट है, ठीक है, वो सारा आप डाउट वाला पार्ट आखिरी में डिस्कस करेंगे, ठीक है। या जब मैं पढ़ाता हूँ तब डाउट पूछ लो, या तो फिर अपन डाउट को थोड़ा सा अलग से डील करेंगे, ठीक है। प्लीज थोड़ा सा इसके लिए मैनेज करो। एक सेशन आपका हर वीक में, एक सेशन डाउट सेशन होगा, तो सारे डाउट जमा करके उसी के लिए रखो, ठीक है। लास्ट लास्ट का 15-20 मिनट्स करेंगे। चलो शुरू करते हैं यार आज का चैप्टर, सब लोग रेडी हो जाओ। हेडिंग क्या लिखना है? अनुज जादव तुम कुछ मत लिखो, तुम सिर्फ टाइप करते रहो, तुम कुछ लिखोगे कोई फायदा नहीं होगा। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। संडे को जो है, संडे को नहीं रख सकते डाउट सेशन, संडे का सीन डिफिकल्ट है। डाउट सेशन वीकडे में ही होगा किसी एक दिन, ठीक है। अब अगर आपको डाउट्स, अगर सेशन में अटेंड नहीं करना है तो आप ग्रुप पे भी डाउट पूछ सकते हो। ग्रुप पे अगर आपके डाउट को कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहा है तो आप लोग ग्रुप पे मुझे टैग कर सकते हो, ठीक है। चलो आज का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, ठीक है, क्योंकि तब से जीओसी ही चल रहा है, नहीं श्रेय, जीओसी चल नहीं रहा है, जीओसी टेक्निकली अभी स्टार्ट हुआ है। जीओसी का जो फर्स्ट पार्ट था, जिसको आप कह सकते हो प्री रिक्विजिट वाला पार्ट था, आइसोमरिज्म हम लोगों ने कंप्लीट किया, ठीक है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस पॉइंट से स्टार्ट होता है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज बेसिकली द ग्रामर ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। कह सकते हो जियो आइसोमेरिज्म एक सब टॉपिक कह सकते हो। आइसोमेरिज्म टेक्निकली, देखो आपको एक चीज बताता हूँ कैसा है, कि आप जिस किसी भी बुक में देखोगे, बुक में आइसोमेरिज्म जीओसी का पार्ट करके दिखाया जाता है, जीओसी कंप्लीट होने के बाद सिखाते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे वो टेक्निकल प्रोसेस सही नहीं लगता, मैं एनसीईआरटी का प्रोसेस फॉलो करता हूँ। एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे तो आईयूपीएसी के बाद आइसोमेरिज्म वाले पार्ट को थोड़ा सा टाइम देते, बहुत ही थोड़ा सा टाइम दिया है, और उसके बाद फिर जीओसी पे मूव ऑन कर गए, ठीक है। अब ये जो जीओसी वाला पार्ट है, जीओसी इज बेसिकली आप जितना भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन पढ़ोगे, मतलब द जर्नी ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का जो जर्नी है, ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का जर्नी कैसा रहा होगा, क्यों कोई स्पेसिफिक रिएक्टेंट एक रिएक्शन के बाद वही स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाएगा, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मतलब दीज आर जेनरिक रिएक्शन, दीज आर जनरल रिएक्शंस,
ठीक है। ये रिएक्शन आप अब स्पेसिफिक जाओगे तो फिर आप एक स्पेसिफिक कंपाउंड उठाओगे, अच्छा ठीक है हमारे पास प्रोपेनॉल है, ठीक है, 2 प्रोपेनॉल है। अब 2 प्रोपेनॉल कोई एक फलाने रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है और वो क्या प्रोडक्ट बना रहा है, वो उसका स्पेसिफिक रिएक्शन हो गया। लेकिन 2 प्रोपेनॉल जैसे सारे के सारे कंपाउंड जो इस रिएक्शन को शो करते हैं, उस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, वो मैकेनिज्म हम स्टडी करते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है मैं क्या बात कर रहा हूँ? आखिर कहानी तो पूरा क्या है? कहानी तो पूरी यही है ना कि कोई रिएक्शन केमिस्ट्री में हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ठीक है। तो अब ये जो रिएक्शन का मैकेनिज्म है, रिएक्शन के मैकेनिज्म में हमको समझ में आता है कि अच्छा शायद इस तरह से रिएक्टेंट आगे बढ़ा, उसने कुछ तो एक हरकत की, मोस्ट प्रोबेबली उसने किसी एक ग्रुप को छोड़ दिया, किसी एक ग्रुप से इलेक्ट्रॉन ले लिया, या कोई एक इंटरमीडिएट फॉर्म किया, या कोई एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म किया, और उसके बाद वो एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली कहानी। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ऐसा सीधा तो फॉर्म नहीं हो जाएगा कि हुआ और खत्म हो गया। तो किस रास्ते से, किस पाथ से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, वो पाथ होता है रिएक्शन इंटरमीडिएट के थ्रू। ठीक है, तो ये जो पाथ है, जिस पाथ से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, उस पाथ में जो चीज फॉर्म होती है उसको हम लोग या तो इंटरमीडिएट कहते हैं या फिर ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। ठीक है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म करने का जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस, ये जो पाथ है, वो पाथ में आपको इंटरमीडिएट या फिर ट्रांजिशन स्टेट मिलता है। ठीक है, अब ये जो इंटरमीडिएट है, ये क्या होता है? ये जनरली एक आयन होता है, ये कार्बोकटायन होता है। कार्बोकटायन मतलब ऐसी चीजें जिनके ऊपर प्लस चार्ज हो, सी प्लस। ये कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज मतलब कार्बन आयन हो सकता है, ये कार्बन फ्री रेडिकल हो सकता है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, और भी थोड़ी पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, तो रिएक्शन प्रोडक्ट में जो कन्वर्ट हो रहा है रिएक्टेंट, अच्छा वेदांत कैटलिस्ट पूछ रहा है, देखो कैटलिस्ट नहीं है ये पाथ है, किस रास्ते से जा रहा है। तो कैटलिस्ट कैन ऑल्सो बी अ पाथ ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, कि कोई एक रिएक्शन हो रही है, उसमें आपने कैटलिस्ट डाला तो कैटलिस्ट ने वो पाथ चेंज कर दिया। ठीक है, तो अब वो पाथ जब फॉलो करेंगे तब क्या इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, उसके बारे में बात करते हैं। मैं थोड़े थोड़े एग्जाम्पल आपको दूंगा। ठीक है, और अनुज जादव तो 2 मिनट चुप बैठ जा, है क्या लेगा तू चुप बैठने के लिए? तो आज तू रुक जा, तेरे को मैं अलग से बात करता हूँ। हाँ निकाल तो दूंगा, अगर ये 2 मिनट अभी और शांति नहीं रखा तो मैं निकाल दूंगा। ठीक है, तो ये जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की जर्नी है, ये जर्नी के बीच में फॉर्म होता है इंटरमीडिएट। और ये इंटरमीडिएट जो फॉर्म होता है, इसके फॉर्म होने का जो रीजन है, मतलब क्या है कि या शायद ये स्टेबल इंटरमीडिएट होगा, या फिर एक ये स्टेबल पाथ के थ्रू प्रोसीड कर रहा होगा। तो ये इंटरमीडिएट की जो स्टेबिलिटी है, वो स्टेबिलिटी भी हमको समझनी है। ठीक है, तो रिएक्शन जो होता है, एक जेनरिक रिएक्शन के बारे में मैं स्टडी करना चाहूँ तो जेनरिक रिएक्शन को हम 3 पार्ट में ब्रेक करते हैं। पहला पार्ट क्या होता है, रिएक्शन का मैकेनिज्म। ठीक है, अब ये रिएक्शन ने इसी मैकेनिज्म को क्यों फॉलो किया, ये समझने के लिए आपको रिएक्शन के इंटरमीडिएट को समझना पड़ेगा। ठीक है, और रिएक्शन ने यही इंटरमीडिएट क्यों फॉर्म किया, ये चीज समझने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट समझने पड़ेंगे। तो टेक्निकली स्पीकिंग जीओसी ये जो चैप्टर है, ये 3 पार्ट में ब्रेक डाउन किया गया है। पहला है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, दूसरा है रिएक्शन इंटरमीडिएट। और ये दोनों को समझने के बाद फिर हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे, फिर हम अंदाजा ले पाएंगे कि किस किस टाइप की रिएक्शन मैकेनिज्म्स फॉलो होती है, या किस किस रिएक्शन मैकेनिज्म से रिएक्शन आगे बढ़ती है। अब आप ये सोचो कि आगे पूरा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ने वाले, स्टार्टिंग फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, अल्काइल हैलाइड्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, अमीन्स, ये सारे एक एक चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के।
ये हर चैप्टर में करीब करीब आप ले लीजिए कि अंदाजा 6-7 रिएक्शन है जिससे कि वो कंपाउंड बनता है, मतलब आप उसको प्रिपरेशन प्रोसेस बोलते हो। करीब करीब 6-7 रिएक्शन है जिससे वो रिएक्ट आगे करता है, मतलब आप उसकी रिएक्शंस बोलते हो। तो जब मैं बोलता हूँ हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे कि हाइड्रोकार्बन बनाने के तरीके और हाइड्रोकार्बन के रिएक्शन के तरीके, ठीक है। इन दोनों के बीच में फिर हम थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज की बात कर लेंगे। अच्छा, ये कंपाउंड ये सारी प्रॉपर्टी शो करता है, बॉइलिंग पॉइंट इतना होता है और ये सारी चीजें होती है। लेकिन ये जो सारी रिएक्शंस आएंगी ये इंडिविजुअल चैप्टर्स में, ये सारी रिएक्शन एक जनरल प्रोसेस को फॉलो करती है और वो जनरल प्रोसेस को हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, ठीक है। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है, आप इसको जिस तरह से लेना चाहो ले सकते हो। मेरे लिए ये सिद्धेश ने पूछा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन किस में आता है, ये भी एक टाइप ऑफ रिएक्शन प्रोसेस है, ठीक है। उसके बारे में अपन बात करेंगे, 2 मिनट होल्ड करो। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, रिएक्शन इंटरमीडिएट और रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। ये हम लोगों ने ऑलरेडी, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन देख लिया। अब आप कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड देखते हो तो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड देख के उसका नाम लिखना आ गया, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया कि कौन सा कंपाउंड, उसका नाम क्या है, उसकी आइडेंटिटी क्या है, उसमें कौन से फंक्शनल ग्रुप्स है, ठीक है। अब हमें उस पार्ट में जाना है जहाँ पे ये जो सारे कंपाउंड्स है, ये कंपाउंड किस टाइप के बिहेवियर को शो करते हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करना है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स जो है इसको हम लोग 4 पार्ट में ब्रेक डाउन करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो होता है इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट भी के नाम से भी जाने जाते हैं। तो बेसिकली ये जो सारी चीजें, इंडक्टिव इफेक्ट है, रेजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट, इसको आपको लिखना है तो साथ साथ लिखते जाओ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अभी यहाँ पे इंडेक्सिंग बन जाएगी क्योंकि ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में खत्म करेंगे, कंप्लीट करेंगे। रेजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट, उसके बाद है हाइपोकॉन्जुगेशन, और उसके बाद है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। ये 4 मोटा मोटी इफेक्ट है जिनके बारे में अपन बात करेंगे। ये आपको ये सारा लिखना है, ठीक है। अभी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो है ये बेसिकली आपको बताता है जो इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ था वो इंटरमीडिएट क्यों फॉर्म हुआ। मतलब कोई भी रास्ता, कोई एक पाथ आपने पकड़ा, ठीक है। अब आप इमेजिन कीजिए, आप आपके पास एक सिटी से दूसरे सिटी जाने का रास्ता है, ठीक है, और जाने के 2 रास्ते। अब वो 2 रास्ते में से एक रास्ता ऐसा है जिस रास्ते में कोई स्टेबलाइजिंग फैक्टर नहीं है, मतलब कोई ढाबा नहीं है, कोई ब्रेक ले सको ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, कोई अच्छा व्यू नहीं है, ब्यूटी नहीं है, कुछ नहीं है। और एक दूसरा रास्ता है जहाँ पे ढाबा है, खाने की जगह है, बढ़िया आप आराम से रुक सकते हो, ठीक है। तो आप ऑब्वियसली वो वाला पाथ लोगे जहाँ पे आप कंफर्टेबल रहोगे। और आप कंफर्टेबल कब रहोगे, जब आपको जो रिक्वायरमेंट्स है, ये जो रास्ते में जो आपको स्टेबलाइजिंग फैक्टर है वो अगर आपको मिलेंगे तो आप उस रास्ते को फॉलो करोगे। सेम चीज यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में, ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है, रेजोनेंस है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट उस इंटरमीडिएट को या ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करते हैं। और इसीलिए वो वाला पाथ फॉलो होता है जो जहाँ पे आपके पास स्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है ये है कौन कौन है जो इंटरमीडिएट हो सकता है। तो इसको हम लोग अगेन 6 पार्ट में ब्रेक करते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहला आता है कार्बोकटायन। कार्बोकटायन मतलब सी के ऊपर प्लस चार्ज, ठीक है। इसके बाद दूसरा होता है कार्बनायन। कार्बनायन मतलब कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज। आपको ये समझ में आ रहा है हम लोग किसके बारे में बात करें, हम लोग बात करें एक रिएक्शन के बारे में, ठीक है। मानस का सवाल है व्हाट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। अरे यार मानस, हाइपर कॉन्जुगेशन अगर मैं तेरे को ऐसे ही हवे में बता दूंगा और तुझे समझ में आ जाएगा तो उसको एक अलग टॉपिक बना के मैं काय को लिखूंगा यार, थोड़ा तो टाइम दे प्लीज यार। ये सब फालतू के सवाल मत पूछो ना यार, मैं पहले इंडेक्स बना रहा हूँ, मैं तुमको बता रहा हूँ कि हम लोगों को क्या क्या चीजें कवर करनी है, ठीक है। थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन से हट जाओ, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं
इस वाले पार्ट को आपको बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप इन्हीं चीजों को अप्लाई करोगे और रिएक्शंस को प्रेडिक्ट करोगे। ठीक है, तीसरा है कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल जो होता है, इसमें कार्बन के ऊपर एक सिंगल डॉट है। अब जब हम लोग एक बोल रहे हैं कि एक रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन हो रही है, इसका मतलब यह है कि रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। अब जब बॉन्ड ब्रेक होगा, एक सी सी के बीच में बॉन्ड है या सी और किसी के भी बीच में बॉन्ड है, वो बॉन्ड ब्रेक होने के क्या तरीके, या तो कार्बन ने दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो कार्बोकैटायन बनाएगा, या कार्बन ने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिया तो कार्बन आयन बनाएगा, या तो कार्बन ने बोला तू तेरा इलेक्ट्रॉन रख मैं मेरा इलेक्ट्रॉन रखता हूँ, तो कार्बन फ्री रेडिकल फॉर्म होगा। इनको छोड़ के तीन और चीजें हैं जो इंटरमीडिएट में फॉर्म होती है, जिसको आपको ध्यान में रखना जरूरी है। उसमें एक है बेंजाइन। नाउ बेंजाइन इज अ वेरी यूनिक थिंग, ये जब मैं पढ़ाऊंगा तब अपन इसको डिटेल में समझेंगे। ठीक है, दूसरा है कार्बीन। कार्बीन एक बहुत ही स्पेसिफिक मैकेनिज्म में हमको स्टडी करने मिलता है, और वो रिएक्शन का नाम है राइमर टिमन रिएक्शन। तो राइमर टिमन रिएक्शन के लिए हमको कार्बीन पढ़ना होगा। और नाइट्रीन जो है ये कार्बीन का ही भाई है, तो कार्बीन जैसा ही है। अब ये जो रिएक्शन है, अभी आपको जो मैंने बताया एक रिएक्शन का नाम बताया, एक नेम्ड रिएक्शन, ये एक स्पेसिफिक रिएक्शन है। ये एक रिएक्शन है जिसमें एक स्पेसिफिक कंपाउंड एक स्पेसिफिक रीएजेंट के साथ रिएक्ट करके एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट दे रहा है। ठीक है, लेकिन इसका जेनरिक रिएक्शन क्या है, मतलब इन जनरल होता क्या है, क्यों ये रिएक्शन हो रहा है, कार्बोकैटायन क्यों फॉर्म हो रहा है, अगर फॉर्म हो रहा है तो कौन स्टेबलाइज कर रहा है, और अगर वो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन के थ्रू या वो रास्ते के थ्रू हम आगे बढ़ रहे हैं तो उसको किस टाइप की रिएक्शन कहेंगे। तो ये सारी चीजें हम लोग स्टडी करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म में। तो रिएक्शन मैकेनिज्म में मोटा मोटी कहो तो चार बेसिक ब्रेकडाउन आते हैं, जिसमें पहला आता है, पहला तो कोई भी हो सकता है, अपने हिसाब से आप स्टडी कर सकते हो। मैं शुरुआत करता हूँ रीअरेंजमेंट से। ठीक है, रीअरेंजमेंट ये बहुत एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है रिएक्शन मैकेनिज्म का। ठीक है, दूसरा है एडिशन रिएक्शन। नाउ एडिशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन जिसमें जैसे अल्कीन है, अल्कीन के ऊपर दो हाइड्रोजन ऐड हो गए। अब आपको पता है अल्कीन क्या है, सी डबल बॉन्ड सी। अब उसमें अगर आपने दो हाइड्रोजन जोड़ दिए तो अब वो क्या हो जाएगा, सी सिंगल बॉन्ड सी हो जाएगा, मतलब एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दीज काइंड ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। अब ये सिर्फ एक टाइप है, एडिशन रिएक्शन के भी बहुत सारे टाइप आपको देखने मिलेंगे। एडिशन रिएक्शन के बाद हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब यहाँ से कंफ्यूजन और इंटरेस्टिंग पार्ट दोनों एक साथ स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आप में से जितने भी लोग हैं जिनको डर लगना शुरू होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, वो इस पॉइंट से शुरू होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट रिएक्शन इंटरमीडिएट तक आप इतने खो चुके होंगे कि आप भूल जाओगे कि आप जीओसी पढ़ क्यों रहे थे। नाउ दिस इज द पार्ट जहां पे एक्चुअली हम लोगों को स्टडी करना है कि किसी एक रिएक्शन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करे तो क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल मतलब ऐसा, आप ये कह सकते हैं, आपको लुइस एसिड लुइस बेस ये चीज पता है, आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में लुइस एसिड लुइस बेस ये चीज पढ़ा है। देखो लुइस एसिड बेसिकली वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है। ठीक है, लुइस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, लुइस बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। लोन पेयर एक्सेप्टर इज लुइस एसिड, लोन पेयर डोनेटर इज लुइस बेस। तो लोन पेयर एक्सेप्ट करने वाले के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या रिएक्शन मैकेनिज्म में एक बहुत ही स्पेसिफिक नाम है, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब जो इलेक्ट्रॉन को ढूंढ रहा है। ठीक है, और एक होता है जो इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, उसके लिए वर्ड है न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो ये दोनों चीज हम लोग पढ़ेंगे। एक काम करते हैं, इसको न्यूक्लियोफिलिक ना लिख के हम लोग सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिखते हैं। न्यूक्लियोफिलिक मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक इसका सबसे मेजर पार्ट है और हमारे पोर्शन में है। इलेक्ट्रोफिलिक भी हमारे पोर्शन में, लेकिन वो बहुत ही लिमिटेड है। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपके लिए, ताकि आपको अंदाजा रहे। इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन आप लोगों में से जिन्होंने फुटबॉल देखते होंगे आपको आइडिया होगा सब्स्टिट्यूट का आना का मतलब क्या होता है। कोई एक था, खेल रहा था,
लग गया, उसको चेंज कर दिया, उसके जगह दूसरा आ गया। तो सब्स्टिट्यूशन इज एक के बदले दूसरे का आना, ठीक है। तो दीज टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एडिशन की हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि एडिशन डबल बॉन्ड के ऊपर दो नए आ गए, ठीक है, जुड़ गए। एक अगला पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। तो जैसा एडिशन था, एडिशन में दो नए ऐड हो रहे थे, एलिमिनेशन में दो हटा दिए जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास एक एल्केन है, एल्केन में से मैंने दो हाइड्रोजन निकाल दिए या कुछ भी ऐसे करके दो ऐसे ग्रुप निकाल दिए, तो एल्केन कन्वर्ट हो जाएगा एल्कीन में। समझ में आ रहा है आपको? जैसे आरसीबी एलिमिनेट हो गया, इसके बारे में और ज्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है। लोग सेंटिमेंटल हो जाएंगे अननेसेसरली, ठीक है। तो जीओसी ये है आपके सामने, ये जो सारे टॉपिक्स लगे हुए हैं, ठीक है। मैं ही बाकी रह गया तो मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। मैंने बस कमेंट पढ़ा, ठीक है। आई एम नॉट इन्वॉल्व इन दिस। Intermediate means members in the journey and mechanism is the journey. Yes, mechanism is the journey. Intermediate is the stop during the journey. ठीक है, member नहीं कहूंगा, member तो आपके reactant और reagent है, ठीक है। रिएक्टेंट और रिएजेंट एक जगह पे स्टॉप लेते हैं, एक चीज फॉर्म करते हैं रास्ते में, दैट इज इंटरमीडिएट। इसको जल्दी से लिख लीजिए। इलेक्ट्रोफाइल के बाद लिखा है न्यूक्लियोफाइल, सॉरी स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, NuCleo PHILIC, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। यहां तक लिख लिया सब लोगों ने? स्क्रॉल अप। अरे अब कुछ है नहीं भाई, ऊपर वाला पार्ट लिख लिया सबने? यस बुशरा, यू आर राइट, न्यूक्लियोफिलिक, NuCleo। अभी मैंने इंटरमीडिएट का क्या बोला? मैंने बस इतना बोला, इंटरमीडिएट जो है, इंटरमीडिएट इज द स्टॉप, एक जर्नी के दौरान जहां पे आप स्टॉप ले रहे हो, दैट इज द इंटरमीडिएट। 2 मिनट होल्ड करो, आपको मैं बताता हूँ। ऊपर वाला नेसेसरी, इसको मैं अभी और 50 बार लिखूंगा, टेंशन मत ले, ठीक है। आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नीचे सीधा ये 3 पार्ट में लिखोगे तो भी चलेगा। मेधांश फिर पूछ रहा है व्हाट इज हाइपर कॉन्जुगेशन, आई फॉरगॉट। अरे भाई मैं पढ़ा ही नहीं तो कैसे फॉरगॉट कर रहा है तू? मैं पढ़ाऊंगा तब तू बोलना कि उसके बाद कुछ इश्यू हो तो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, न्यूक्लियोफाइल डोनेट इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को एक, हाँ ये बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, जनरल। मेरा वीडियो स्टॉप हो गया क्या? सब लोगों को मेरा आवाज आ रहा है ढंग से? ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करता है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। अभी ध्यान से समझो, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम ये 3 पार्ट में स्टडी करेंगे। ये बहुत लंबा सेक्शन है पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, लेकिन आप ये समझ लीजिए पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो हाइलाइट्स है, ठीक है, जितनी भी रिएक्शन आएंगी उनकी हाइलाइट्स, या अपन बोलते हैं ना पूरा कहानी पढ़ के जो समरी है, वो समरी है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो इसमें जो जो रिएक्शन मैकेनिज्म स्टडी करेंगे, जो जो प्रोसेस के दौरान इंटरमीडिएट्स की बातें करेंगे, जो जो ये सारे इफेक्ट्स की बात करेंगे, ये आपको थ्रू आउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अप्लाई करना है, ठीक है। तो प्लीज थोड़ा संभल के रहो। इज दिस डिपेंड ऑन आइसोमरिज्म? आइसोमेरिज्म पे इसका डायरेक्ट डिपेंडेंस नहीं है, ठीक है। आइसोमेरिज्म और नॉमेनक्लेचर वाला जो पार्ट है, वो पार्ट अपने आप में अलग पार्ट है, वो सिर्फ नेमिंग ऑफ मॉलिक्यूल है। यहाँ पे मैं कोई एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल का नाम नहीं लेने वाला, ठीक है। तो इसीलिए मैं जनरली जीओसी के बाद आइसोमेरिज्म नहीं करवा के आइसोमेरिज्म पहले करवाता हूँ, ठीक है। चलो अपन बात करेंगे, ये जो भी चीजें बीच में फॉर्म होगी टेंशन मत लो। मास्टर क्लास, 1 मिनट होल्ड करना।
दीपांकर का सवाल है, ये एनसीईआरटी का कौन सा चैप्टर है? आप टेक्निकली कह सकते हो बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये वो चैप्टर से है, ठीक है। लेकिन ये चैप्टर कहीं पे भी पूरा का पूरा दिया हुआ नहीं, ठीक है। तो एनसीईआरटी में आपको जीओसी पूरा एक जगह पे नहीं मिलेगा, आपको उसको ब्रेक ब्रेक करके मिलेगा। इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि आप जितना भी जीओसी स्टडी कर रहे हो ये मेरे नोट्स से ही करोगे, ठीक है। बहुत तोड़ फोड़ के दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अबाउट, अगेन सेम कहानी में वापस, हाउ डू यू रिवाइज आइसोमेरिज्म एंड जीओसी इन अ गो। आदित्य, जीओसी तो अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं है, ठीक है, पढ़ा दूंगा, उसके बाद वो सवाल पूछना। आइसोमेरिज्म पूरा का पूरा पढ़ा दिया, एक बार नोट्स पढ़ ले, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर ले, कुछ नहीं तो वैट डैट ये सारी चीजें दे दे, तो एक बेसिक आइडिया लग जाएगा, ठीक है। जीओसी के नोट्स देख के बनाओ ना मेरे भाई। मेधांश बोल रहा है आपने जीओसी पढ़ाया है, मैंने कब पढ़ाया है? आप में से किसी ने जीओसी पढ़ा है क्या मेरे साथ? कोई है जिसने जीओसी मेरे से पढ़ लिया है? ये 11th का ही क्लास है ना भाई, मैं गलत क्लास में तो नहीं बैठ गया? आइसोमरिज्म को जीओसी मत समझ के चलो मेरे भाई। मैंने आइसोमरिज्म शुरू करते वक्त भी बोला था आइसोमरिज्म जीओसी का पार्ट है, ठीक है। वो एक सब टॉपिक है। मेन जीओसी ये है, दिस इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। आइसोमरिज्म को तुम बस आइसोमरिज्म समझो और कुछ मत समझो, उसको जीओसी मत समझो, ठीक है। आगे बढ़े। हाँ पहले भी मैंने जीओसी लिखा था, क्योंकि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब आप नोट्स, आप जब कोई भी एक स्टैंडर्ड किताब को रेफर करोगे, ठीक है, एनसीईआरटी छोड़ के, तो आपको उस स्टैंडर्ड किताब में जीओसी के बाद आइसोमरिज्म दिखेगा, जीओसी का पार्ट आइसोमरिज्म दिखेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने उसको वैसे लिखा है, लेकिन मैं आइसोमेरिज्म पहले कवर करता हूँ, उसका एक रीजन है। एक पार्ट है आइसोमेरिज्म का जो जीओसी के बाद हमको स्टडी करना होता है, और वो आता है स्टेबिलिटी का पार्ट। जो टाउटोमर्स की अब बात करते हैं, टाउटोमरिज्म में स्टेबिलिटी ऑफ द टाउटोमर, उसको डिसाइड करने के लिए आपको जीओसी पता होना चाहिए, ठीक है। दैट इज द ओनली पार्ट जो आइसोमेरिज्म का हम जीओसी के बाद स्टडी करेंगे। इसलिए आपको याद होगा टाउटोमरिज्म में कईयों को ये कीटो इनोल वाला ही, तो कीटो इनोल टाउटोमरिज्म में एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है कि इनोल कंटेंट इनमें से किस केस में ज्यादा है, ठीक है, परसेंट इनोल कंटेंट। तो वो वाला आंसर आप जब तक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स नहीं पढ़े हो तब तक नहीं दे सकते, ठीक है। आप इसको जीओसी ही मान के चलो, जीओसी चल रहा है, ठीक है। अभी कोई ये मत मान के चलना जीओसी खत्म हो गया, जीओसी में सिर्फ आइसोमरिज्म खत्म हुआ है। आगे बढ़ू मैं, अभी फालतू के सवाल खत्म हो गए हो तो आगे बढ़े प्लीज। थैंक यू, धन्यवाद, ठीक है। सड़े हुए सवाल मुझे मत पूछो प्लीज, ये हो गया क्या, वो हो गया क्या, जब हो जाएगा पता चल जाएगा, ठीक है। और अगर तुम क्लास सारे अटेंड कर रहे हो तो टेंशन मत लो, तुम कुछ भी मिस नहीं करो, प्लीज। आगे बढ़ते हैं। नहीं आज एडवांस वाला सेशन नहीं होगा, पहले आज इंट्रोडक्शन सेशन है, इसमें इसमें कुछ एडवांस में नहीं करवा सकता वो भी। अरे यार जस्ट होल्ड ऑन। ठीक है, अब ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपको एनसीईआरटी में करीब करीब तीन तीन चैप्टर के पार्ट में दिखेगा, ठीक है। ये आपको बेसिक प्रिंसिपल्स में भी दिखेगा इसका कुछ कुछ पार्ट आपको हाइड्रोकार्बन में दिखेगा, कुछ पार्ट आपको इसमें दिखेगा अल्काइल हैलाइड्स में जाके, ठीक है। लेकिन आपको इसको एक साथ पढ़ना है, बिकॉज दिस इज द प्रोसेस इन विच वी अंडरस्टैंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब मैं सबसे पहले एक बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ, ये बात आपको कहीं पे भी एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी, इसलिए प्लीज इसको ध्यान से समझिएगा। एनर्जेटिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन लिखते जाना, जो भी चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है फिर भी लिखते जाना, ठीक है, क्योंकि ये चीज हम लोग बार बार अप्लाई करेंगे
एक पॉइंट के बाद आपको सबको ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। एनर्जेटिक्स ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है, इसके बारे में आप लोगों ने बचपन में कुछ कुछ चीजें पढ़ी हुई है, ठीक है। क्या आप लोगों को एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ये वाली बातें पता है क्या? क्या सब लोगों को एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक ये रिएक्शन की नाम पता है? कौन सा एंडोथर्मिक होता है, कौन सा एक्सोथर्मिक होता है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? हीट अगर निकलता है मतलब किसी एक रिएक्शन के दौरान हीट रिलीज होता है, सिंपल सा रिएक्शन कार्बन का जलना, है ना, कोयला जलाते हो हीट निकलती है, वी कॉल इट एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सही बात है। और वो जो हीट है उससे फिर आप पावर प्लांट चलाते हो। भारत देश में भी कोयला खत्म हो रखा है, ठीक है। दूसरी है एंडोथर्मिक रिएक्शन, अगर आप एक कंपाउंड को हीट प्रोवाइड करते हो, मतलब एक कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूल, कैल्शियम कार्बोनेट मतलब मार्बल, लाइमस्टोन, ताजमहल, ठीक है, इसको जब आप हीट प्रोवाइड करते हो तो कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक हो जाता है। बचपन से सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट में ये रिएक्शन लोगों ने पढ़ा है, CaO प्लस CO2, राइट। ये रिएक्शन करने के लिए आपको हीट प्रोवाइड करना पड़ता है, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब ये क्या है, ये सारी चीज है क्या? आप हीट दे रहे हो, हीट ले रहे हो, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब ये एनर्जी आती कहाँ है, ये एनर्जी जाती कहाँ है? एक इंडिविजुअल रिएक्टेंट की एनर्जी कितनी है, एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट की एनर्जी कितनी है, इन चीजों को हम लोग समझते हैं एनर्जेटिक्स, ठीक है। सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन एक आपके सामने मैं ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है। लेट्स से दिस इज द एनर्जी लेवल ऑफ रिएक्टेंट। हमारा जो रिएक्शन है, रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है आर बनता है उसको, ये है रिएक्टेंट का एनर्जी। वो तो मतलब ये जो है ये क्या है ग्राफ, दिस इज एनर्जी वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। एनर्जी वर्सेस टाइम, समय के साथ क्या हुआ ऐसा, ठीक है। ये देखो किसका सवाल था, ओमकार का बकवास सा एक सवाल आया, हाउ डिड ताजमहल सर्वाइव इन समर। ओमकार एक झापड़ मारूंगा तेरे को, जहां पे भी है ना तेरे घर पे आके मारूंगा मैं। मेरे को ये बता, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ये रिएक्शन कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है? पता करना, जरा गूगल करना। भगवान ने इंटरनेट दिया है और दिमाग दिया है, दोनों का इस्तेमाल करो भाई। तो ये रिएक्शन होता है करीब करीब 500 से 1000 डिग्री सेल्सियस के बीच में, ठीक है। और सूर्य देवता की कृपा से हमारे पास मैक्सिमम 55 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर जाता है। अगर हम लोगों ने ये बढ़ा दिया, क्लाइमेट चेंज करवा दिया, तो भी 1-2 डिग्री चेंज होगा, ठीक है, बट उतने में हम लोग मर जाएंगे। तो कैल्शियम आपका ताजमहल नहीं मरेगा। अच्छा, अब ये सब लोग ध्यान से देखो, दिस इज द एनर्जेटिक्स डायग्राम। ये है रिएक्टेंट की एनर्जेटिक्स, मतलब एनर्जी लेवल, ठीक है। आप चाहो तो इसको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म में समझ सकते हो। दिस इज काइंड ऑफ द स्टोर्ड एनर्जी, मतलब आइंस्टाइन सर ने जो बताया था ना कि E इज इक्वल टू mc², है ना। एनर्जी अगर आप कन्वर्ट कर दो मास में, तो अगर एक मास में लेता हूँ तो उस मास का कुछ एक अपने आप में एनर्जी फॉर्म है। तो एनर्जी जो होता है, आप किसी भी कंपाउंड का एब्सोल्यूट एनर्जी नहीं बताते कि आप बोलोगे अच्छा ये पेन है, ये पेन कितनी एनर्जी है, ऐसा नहीं बताते। अभी बोलोगे अगर ये पेन को तोड़ के मैं एक फलाना कंपाउंड में कन्वर्ट कर दूं तो उसकी कितनी एनर्जी और ये पेन की कितनी एनर्जी, आप सिर्फ कंपेयर कर सकते हो। तो एनर्जेटिक्स में आप रिलेटिव एनर्जी देखते हो। ये बात आपको समझ में आई क्या, रिलेटिव का मतलब? रिलेटिव का मतलब आप किसी भी एक चीज को उठा के ये नहीं बोल सकते अच्छा इसकी एनर्जी कितनी है, ऐसा नहीं बात कर सकते। आप बोलोगे अच्छा ये चीज यहाँ से यहाँ में कन्वर्ट हो रही है, ये हायर एनर्जी लेवल पे तो इतनी एनर्जी बढ़ गई, ये इसकी इतनी एनर्जी कम हो गई, ठीक है। आविष्कार का सवाल है, व्हाई कांट वी फाइंड एब्सोल्यूट एनर्जी। आविष्कार, ये सवाल जो है ये थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन है। थर्मोडायनामिक्स में आपको ये चीज पढ़ाया जाएगा, ठीक है। एब्सोल्यूट एनर्जी भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं और एब्सोल्यूट एंथैल्पी के बारे में बात करते हैं, लेकिन वो थर्मोडायनामिक्स में करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको एक बात समझ में आ रही है, रिएक्टेंट की जो एनर्जी है प्रोडक्ट के कंपैरिजन में ज्यादा है। ओम थुमरे का सवाल है कि
ये क्या हुआ ये नहीं समझ में आ रहा, ठीक है ओम एक बार ध्यान से समझना। कोई भी अब अभी मैं तुमको बोलेगा कि अच्छा ठीक है कार्बन है, कार्बन की कितनी एनर्जी है, कार्बन 1 किलो है मेरे पास, 1 किलो कार्बन की कितनी एनर्जी है, तो फिर तू क्या बोलेगा, अच्छा 1 किलो कार्बन पर लेकिन एनर्जी मेरे को मिलेगी कैसे, तो तू बोलेगा कि जला दो, तो जला दिया, चलो बहुत बढ़िया। कार्बन को मैं जला दिया, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया, बहुत ही बढ़िया। अब कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो एनर्जी तुमको मिलेगी, तुमको कार्बन की एनर्जी नहीं पता चलेगी। समझ में आया क्या ओम तेरे को? तो हमको रिलेटिव एनर्जी डिफरेंस समझ में आता है। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का जो जर्नी है, क्या आप लोगों को ये सबको दिखाई दे रहा है? प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम है, तो जो रिएक्टेंट के पास एनर्जी थी वो गई कहाँ? जो रिएक्टेंट के पास एनर्जी थी वो कहाँ निकल गई? सिद्धेश इलेक्ट्रॉन को लेके बाद में बात करते हैं, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है। तो रिएक्टेंट की एनर्जी जो एक्स्ट्रा थी वो निकल गई, वो निकल गई मतलब दिस रिएक्शन दैट यू आर लुकिंग एट, अगर ये R से P का एक रिएक्शन है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो ये किस टाइप का रिएक्शन है? ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। मैं क्या बोलूंगा, डेल्टा H इज नेगेटिव। ये बात सबको समझ में आती है? डेल्टा H नेगेटिव बोले तो एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एंडो बोला क्या, एक्सोथर्मिक है, ठीक है। आपको ये लाइन ड्रॉ करना है ये सानी का, बट एक बार समझ लो फिर ड्रॉ करो। अभी दीप नीलांकर होल्ड कर, मैं उसी पे आ रहा हूँ, ठीक है 2 मिनट होल्ड कर। अभी आपको केमिकल बॉन्डिंग में सिखाया था, बहुत अच्छी बात। अभी ध्यान से सुनना, रिएक्टेंट ऐसे पड़े पड़े नहीं कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में। आपको एक चीज पता होगा कि आप जब गैस चालू करते हो है ना, घर पे स्टव ऑन करते हैं, तो स्टव ऑन करते हैं तो उसमें से ब्यूटेन निकलती है, एलपीजी निकलती है। अब वो एलपीजी जैसे बाहर आती है, बाहर ऑक्सीजन देख के ऐसा तो अरे आग लग गई, ऑक्सीजन में आग, ऐसा नहीं होता ना, आपको लाइटर चलाना पड़ता है। वो लाइटर क्या है? वो लाइटर एक इग्निशन एनर्जी है। अपन उसको क्या बोलते हैं, इग्निशन बोले तो आपको एक मॉलिक्यूल को थोड़ी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है ताकि वो रिएक्शन चालू कर दे, ठीक है। तो उसको इग्निशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं केमिकल ये जो अपना एनर्जेटिक्स जो है, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स है, इसके टर्म्स में अगर बात करना चाहूँ तो उसको हम लोग बोलेंगे ई एक्टिवेशन, दैट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी जिससे रिएक्शन स्टार्ट होगा, तो वी कॉल इट एक्टिवेशन एनर्जी। Siddesh Gaurav, we get energy when electron goes into excited state. No, we have to provide energy when electron goes to excited state. वो जब de-excited होता है तब वो एनर्जी रिलीज करता है, लेकिन दैट इज जस्ट फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। दैट इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन सिद्धेश। केमिकल रिएक्शन में कुछ बॉन्ड टूटते हैं और कुछ बॉन्ड फॉर्म होते हैं, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। तो वो जो बॉन्ड तोड़ने के लिए आप एनर्जी प्रोवाइड करते हो, दैट इज कॉल्ड ई एक्टिवेशन। इसलिए जो एनर्जेटिक्स का ग्राफ आता है, ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म है, आप देखिए ये जो लाइन है, ये लाइन इस रिएक्शन की मैकेनिज्म है। तो आर से पी फॉर्म होते वक्त पहले ये ग्राफ ऊपर गया, मतलब ये ग्राफ में इस पॉइंट पे जो भी चीज फॉर्म हुई उसकी एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा है। वो एनर्जी कहाँ से आई? वो एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ी, उस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड ई एक्टिवेशन, ठीक है। अगर हम लोग गैस चालू कर रहे हैं तो आप लाइटर से स्पार्क देते हो, तो स्पार्क इज इनफ टू लाइट द फायर, ठीक है ना, बट अपने आप आग नहीं लग जाएगी। तो ये जो ई एक्टिवेशन है, इट इज दैट स्पार्क। अब ई एक्टिवेशन मिल गई, ठीक है। मैच स्टिक ऑल्सो कोई भी आप ले सकते हो। ये एक्टिवेशन मिल गई, ये रिएक्टेंट जो थे, रिएक्टेंट ने अपने बॉन्ड तोड़ दिए। अब रिएक्टेंट ने अपने बॉन्ड तोड़ के एक ऐसे स्टेट में चले गया जिसके बाद अब उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय आगे जाने के। तो अगर आप यहाँ पे बॉल रख दो एक, ठीक है, फिजिक्स में अपन बोलते हैं ना, बॉल को आप रोल करके ऊपर लेके गए, अब वो हील के ऊपर लेके गए, उसके बाद आपने थोड़ा सा धक्का दिया, वो अपने आप आगे जाएगा, वो अपने आप नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो ये जो पार्ट है, जिस पार्ट पे रिएक्शन पहुंच गया है, इस पार्ट के बाद रिएक्शन अपने आप आगे कंटिन्यू हो जाएगा
और इस रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी होगी रिलीज इतनी। अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज कॉल्ड डेल्टा एच। ठीक है, अब ये तो एक रिएक्टेंट के एक मॉलिक्यूल की रिएक्शन। ठीक है, एक मॉलिक्यूल के रिएक्शन में जो डेल्टा एच निकलेगा, इफ दैट इज ग्रेटर देन ई एक्टिवेशन, जो डेल्टा एच है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इन रिएक्शन और कन्वर्जन फ्रॉम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के दौरान डेल्टा एच अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई। अब ये जो डेल्टा एच अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, ये क्या करेगी? ये अगले मॉलिक्यूल को जलने में हेल्प करेगी। तो जो अपन गैस के अंदर अपन स्पार्क मारते तो गैस चालू हो गई ना। अब वो वहां पे कंटिन्यूअस चालू रहेगा। कंटिन्यूअस क्यों चालू रहेगा? बिकॉज डेल्टा एच इज ग्रेटर देन ई एक्टिवेशन। तो जितने भी नीचे से नए गैस के मॉलिक्यूल आ रहे हैं उनको वहां पे इतनी एनर्जी मिल जा रही है कि वो जलते रहेंगे अब कंटिन्यूअसली। ठीक है, अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की रिएक्शन है, ये रिएक्शन भी इसी टाइप के एनर्जेटिक्स डायग्राम को फॉलो करते हैं। ठीक है, और ये जो एनर्जेटिक्स का डायग्राम है, वो एनर्जेटिक्स का डायग्राम ही एक रिएक्शन का मैकेनिज्म। दीप नीलांकर को समझ में नहीं आया? ठीक है, मैं समझाता हूँ, 2 मिनट होल्ड कर। दीप, अगर मेरे पास हाइड्रोजन गैस होता रिएक्टेंट, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट, आपने मिला दिया हाइड्रोजन ऑक्सीजन, पानी बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा ना, आपको स्पार्क मारना पड़ेगा ना। जैसे स्पार्क मारोगे गजब सा ब्लास्ट होगा और फिर मजा आ जाएगा। ठीक है, वो जो आपने स्पार्क दिया, वो स्पार्क एक ऐसा, ये देखो, ये है आपका कौन? रिएक्टेंट। ये है आपका कौन? प्रोडक्ट। बीच में क्या हुआ? ये हाइट पे ऊपर क्या है? पहाड़ पे क्या है? पहाड़ पे आपने H और H का बॉन्ड तोड़ दिया। पहाड़ पे आपने O और O का बॉन्ड तोड़ दिया। यहाँ पे आप देख रहे हो H2 मतलब HH का एक बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड। O2 मतलब OO का डबल बॉन्ड था। वो जो इग्निशन एनर्जी मिली या जो ई एक्टिवेशन मिली, उस ई एक्टिवेशन से इन हाइड्रोजन के आपस में बॉन्ड टूट गए, इन ऑक्सीजन के आपस में बॉन्ड टूट गए। अब ये एटम अकेले खुले से है। अब ये क्या देखेंगे एक दूसरे को? अरे भाई अपन एक साथ ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो हाइड्रोजन बोलेगा, अरे ऑक्सीजन, मैं तेरे साथ मिलके एक बहुत अच्छा स्टेबल कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। तो बोलेगा ठीक है, बहुत बढ़िया, अपन एक स्टेबल कंपाउंड फॉर्म कर लेते। दूसरा ऑक्सीजन एक दूसरे हाइड्रोजन के पेयर को देखेगा, बोलेगा अरे अपन भी स्टेबल कंपाउंड फॉर्म कर लेते। क्या कंपाउंड बना? वाटर। प्रोडक्ट क्या है? वाटर। लेकिन ये जो पहाड़ है, पहाड़ पे क्या था? पहाड़ पे सारे के सारे एटम्स के बॉन्ड टूट गए थे। ये समझ में आया कि आपको? ये चीज आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ रखी होगी। हाँ भाई, यहाँ तक बात जो है सबको क्लियर है? आदित्य का सवाल है, कैन वी मेक वाटर इन लेबोरेटरी? यस, इन एनी रिएक्शन। ये कौन है? आदित्य महाजन का सवाल है। In any reaction, is the total energy conserved by the law? If energy is conserved, why is energetics of the product lesser than the reactant? नहीं आदित्य, अरे भाई ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब मैं तुमको सारे पॉसिबल मैकेनिज्म्स के ड्राइंग बता रहा हूँ, ये तो बस एक है। अब ध्यान से सुनना, क्या क्या हो सकते हैं मैकेनिज्म्स। रिएक्टेंट प्रोडक्ट, रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल था तो ये अपना एक मैकेनिज्म है। दूसरा सुनो, रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है। ठीक है, रिएक्टेंट कम स्टेबल है प्रोडक्ट के, सॉरी, रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है प्रोडक्ट के कंपैरिजन में। तो ये क्या था? ये था आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये क्या रहेगा? ये है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, और ये जो बीच में ऊपर ये जो पहाड़ का ये जो चोटी बनती है, ये क्या है? ये है ट्रांजिशन स्टेट। इसको अपन बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट। ये वर्ड मैं वापस लिखाऊंगा आपको, ट्रांजिशन स्टेट। इसका अपन डेफिनेशन भी लिखेंगे। इसके बाद रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, स्टेबल है। आप ये देख रहे हो जो ऊंट होता है ना, डबल डबल हम्प वाले ऊंट, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो जेई मेंस का 1 साल का क्वेश्चन ही था
SN1 मैकेनिज्म का एनर्जेटिक्स डायग्राम बताओ। क्वेश्चन सीधा सीधा आया, समझ रहे हो? अपन ये चीज अभी जस्ट फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, लेकिन मैं जब आपके पास रिएक्शन मैकेनिज्म भी बताऊंगा तब भी हम इंडिविजुअल ये सारे डायग्राम्स देखेंगे। सिद्धेश का सवाल है लाइट बल्ब में भी एनर्जेटिक रिएक्शन होता है क्या? लाइट बल्ब में कोई रिएक्शन नहीं होता, इट इज अ फिजिकल चेंज। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू हीट। हीट के चलते वहां पे आपका इलेक्ट्रॉन एक्साइट डी एक्साइट होते हैं, इट्स नॉट अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, व्हाट इज टीएस? टीएस इज अ ट्रांजिशन स्टेट। और यहाँ पे जो है ना, ये देखो हम का ये जो बीच में छोटा वाला है ना, इसके नीचे INT लिखो। INT का मतलब होता है इंटरमीडिएट। दोनों चीज को लिखो। वैष्णवी का सवाल है व्हाट इफ डेल्टा एच इज ग्रेटर देन EA? डेल्टा एच इज अगर ग्रेटर देन EA तो फिर वो रिएक्शन अपने आप चलते रहेगी ना। मतलब डेल्टा एच इतना इनफ रहेगा कि वो अगले मॉलिक्यूल के रिएक्शन के लिए इनफ एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड कर देगा। व्हाट इफ डेल्टा एच इज लेस देन EA? ऐसे केस में आपको कंटिन्यूअस वहां पे स्पार्क प्रोवाइड करना पड़ेगा फॉर दिस रिएक्शन टू कंटिन्यू। जया करेक्ट, एंडो मीन्स इन, एक्सो मीन्स आउट। ठीक है, मानस का सवाल है अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आर एट इक्वल हाइट देन व्हाट विल बी द ग्राफ? तो दोनों सेम लेवल पे आ जाएंगे। ठीक है, बट इस टाइप के रिएक्शन के पास आगे बढ़ने का कोई ये नहीं रहेगा, क्या बोलते, कोई मोटिवेशन नहीं रहेगा, तो आपको उसको कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ एक एक्सटर्नल वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं नहीं, ये किसी का स्पेशल नाम नहीं है। ये सारी रिएक्शन एक्चुअली अपने आप में स्पेशल नाम वाली रिएक्शन है। अभी के लिए बस आप ये चीज लिखो कि ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, इंटरमीडिएट क्या होता है, क्योंकि अपन सबसे पहले इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अभी एक अपन डेफिनेशन लिखते हैं, उससे यहाँ तक लिख लिया सब लोगों ने? सो मानस फॉर्म हो सकता है, ऐसा कुछ कह नहीं सकते। दिस इज मतलब ये केस बाय केस चलना पड़ेगा, ये इंडिविजुअल रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है कि उसमें क्या फॉर्म होगा क्या नहीं फॉर्म होगा, किसका क्या हाइट रहेगा। बट जनरली इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की इक्वल एनर्जी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बात? दर्शन ब्रेक, रुक जा यार, आधे घंटे का क्लास और बाकी है। ठीक है, ब्रेक में मत पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मिस हो जाएगा, ये फ्लो टूट जाएगा, क्योंकि मुझे आपको इंट्रोड्यूस जो करना है वो करना है कॉन्सेप्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, 3 और 4 में ट्रांजिशन स्टेट है, ये जो ऊपर वाला हम्प है ना, हम्प इज द ट्रांजिशन स्टेट। उल्टा आप ये कह सकते हो इसमें तो दो दो ट्रांजिशन स्टेट है, TS1 एंड TS2। ठीक है, मेरे को बस यहाँ पे आपको इंटरमीडिएट बताना था। चलो आगे बढ़ते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, एक काम के लिए पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म की। कृष्णा अनम्यूट, क्या करना है तुझे, जो लिखना है तो लिख देना। इंटरमीडिएट इज अ काइंड ऑफ एजेंट। नहीं आदित्य, 2 मिनट छोड़कर। कृष्णा दोनों हम सेम हाइट पे भी हो सकते हैं, अलग अलग हाइट पे भी हो सकते हैं, कोई ऊपर कोई नीचे भी हो सकता है। एनीथिंग इज पॉसिबल, एनीथिंग इज पॉसिबल। ये 4 ही मैकेनिज्म नहीं है, कुछ भी तुम ड्रॉ करो, इट कैन बी अ मैकेनिज्म। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसको इतना हार्ड एंड फास्ट मत लो। ये चीज तो मैं बस ये बताने के लिए बता रहा था कि ट्रांजिशन स्टेट आपको कहाँ मिलता है, इंटरमीडिएट आपको क्या मिलता है। ठीक है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, पहले एक बार मैं रिएक्शन मैकेनिज्म का मतलब क्या है इसके बारे में बात करता हूँ। ठीक है,
detailed understanding of movement of electrons leading to a particular transition state or intermediate state of molecules during bond cleavage and bond formation. Is termed as mechanism of a reaction. ठीक है, तो अभी मैकेनिज्म में और भी चीजें आ सकती है। मैकेनिज्म में हम लोग रेट के बारे में भी बात कर सकते हैं। एक टर्म इसमें और ऐड करना होगा, इसको मैं काट देता हूँ। एंड काइनेटिक्स इज टर्म्ड एज मैकेनिज्म ऑफ अ रिएक्शन। इसको लिख लो, 1 मिनट मैं आपको समझाता हूँ। मैंने कुछ बोला नहीं है वैसे, ठीक है। तो बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है, ये जो प्रोसेस है, अब आप इसको रिएक्टेंट बोलो, प्रोडक्ट बोलो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बोलो, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बोलो, क्योंकि दोनों टाइप की रिएक्शन होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन की भी, बैकवर्ड डायरेक्शन की भी, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ठीक है, कई बार एक यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन होती है। तो जो भी आप इसको स्टडी करना चाहो, जिस फॉर्म में आप इसको स्टडी करना चाहो, द आइडिया इज बॉन्ड ब्रेकिंग से लेके नए बॉन्ड फॉर्मेशन के बीच में जो भी प्रोसेस हो रहा है, उस प्रोसेस में बनने वाले इंटरमीडिएट, उस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन का टूट के इधर से उधर जाना, उस प्रोसेस में किस स्पीड पे वो प्रोसेस का आगे बढ़ना, ये सारी चीज हमको रिएक्शन के मैकेनिज्म में समझ में आता है। ये बात आपको समझ में आई क्या? मैंने क्या 3 पॉइंट बोले? बॉन्ड टूटने और नए बॉन्ड फॉर्म होने के बीच में, ठीक है, एक एग्जांपल दूंगा। बॉन्ड टूटने और नए बॉन्ड फॉर्मेशन के बीच में जिस रास्ते से कहानी आगे बढ़ी, रास्ता क्या है? रास्ता पहुंचता है ट्रांजिशन स्टेट या इंटरमीडिएट के थ्रू आगे बढ़ता है। अब ये जो ट्रांजिशन स्टेट या इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ है, इसमें इलेक्ट्रॉन कुछ छोड़ के जाते हैं, इलेक्ट्रॉन कुछ जुड़ जाते हैं, ठीक है। एक सिंपल सी बात करूंगा, ये लिख लिया क्या सब लोगों ने? एग्जांपल दूंगा तो सबको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। ये लिख लिया? चलो बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुनना, मेरे पास एक कार्बन एटम है, वो कार्बन एटम एक हैलोजन से जुड़ा हुआ, ठीक है। हैलोजन क्या होता है? पीरियोडिक प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि हैलोजन जो होते हैं, ये सारे ग्रुप ऐसे होते हैं जिनको इलेक्ट्रॉन अपने तरफ अट्रैक्ट करने की आदत होती है। दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, ठीक है। तो हैलोजन और कार्बन के बीच का जब बॉन्ड टूटेगा तो हैलोजन क्या बोलेगा? हैलोजन बोलेगा अगर एक इलेक्ट्रॉन तो मैं लेके जा। तो ये जो दोनों का शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, कौन लेके गया? ये लेके गया हैलोजन, एक्स लेके चला गया। तो अपन जब बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं ना, बॉन्ड यहां से ब्रेक कर रहे हैं। देखो मैंने एरो कैसे ड्रॉ किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हियर ऑनवर्ड्स ये एरो की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। एरो अगर मैं बीच में से निकालता तो कार्बन बोलता मैं, मेरा इलेक्ट्रॉन अलग, तो तेरा इलेक्ट्रॉन अलग, लेकिन एरो आया है कार्बन के पास से, इसका मतलब कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके एक्स चला गया। तो अब आपके पास एक चीज फॉर्म होगी, कार्बन का तो इलेक्ट्रॉन गया तो कार्बन पे क्या बचा? प्लस चार्ज। हैलोजन इलेक्ट्रॉन लेके चला गया तो हैलोजन के ऊपर क्या आया? माइनस चार्ज। जरा ध्यान से देखना, क्या एक आयन प्रोडक्ट हो सकता है? क्या आपने कभी देखा है कि अरे अपन ने 4 किलो कार्बन क्या आयन लेके आए, सोडियम आयन लेके आए हम सिर्फ,
क्लोराइड को छोड़ दिए, ऐसा तो नहीं हो सकता। दुनिया में जितनी भी चीज है, जितना भी प्रोडक्ट है हमारे आसपास, दे आर ऑल न्यूट्रल। इसका मतलब ये जो चीज बीच में फॉर्म हुई है, इसको एक अंजाम तक पहुंचाना होगा, और वो अंजाम क्या है? ये जो आयन फॉर्म हुआ, ये फॉर्म हुआ था पानी में। लेट्स से ये सारी चीज, ये सारी रिएक्शन हो रही है पानी के अंदर। तो पानी में वाटर मॉलिक्यूल जो होता है ना, वाटर मॉलिक्यूल इसके ऊपर अटैक कर देता है, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल अटैक कर देता है और आपके पास आ जाता है ये कंपाउंड। ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर प्लस था और एक्स के ऊपर माइनस था। एक्स बोला कि अरे यार मेरे पे माइनस चार्ज है, तू अपने पे प्लस क्यों लेके रखा हुआ है? तो एक्स बोलता है तू एक काम कर, इसको छोड़ दे, हाइड्रोजन को छोड़ दे। ध्यान से देखना क्या क्या हुआ रास्ते में। रास्ते में पहले एक्स ने कार्बन को छोड़ दिया, ठीक है। कार्बन को छोड़ दिया, कार्बन ने फॉर्म किया आयन, ठीक है। कृष्णा लिखा है NaCl, बोले तो Na प्लस और Cl माइनस ही हुआ। तो कृष्णा एक काम करना, कल सिर्फ Na प्लस खाना, Cl माइनस मत खाना। ऐसा पॉसिबल है क्या? अब वाटर ने अटैक किया, वाटर का अटैक हो गया, एक्स माइनस ने बोला कि अरे ब्रो मेरे को हाइड्रोजन दे दे, तो उसने उसको हाइड्रोजन दे दिया। प्रोडक्ट क्या मिला? ध्यान से देखना, प्रोडक्ट आपको ये मिला, ठीक है। यहाँ पे मैं रिएक्टेंट में, वाटर तो चलो आगे है ही रिएक्टेंट। अब ये जो रिएक्शन है ये क्या है? ये रिएक्शन का मैकेनिज्म देख रहे हो आप, ठीक है। सोहम सोना का सवाल है, कार्बन को एक्स ने क्यों छोड़ा? और भाई रुक जाना भाई, है हुआ होगा कुछ तो, धोखा दिया होगा किसी ने, जो भी है। अभी तो पहले एकदम से तो नहीं कर सकते। ये जो आपने देखा ये एक मैकेनिज्म थी। अगर आप इस रिएक्शन को लिखोगे तो रिएक्शन कुछ इस तरह से होगा, दिस इज द रिएक्टेंट, दिस इज द प्रोडक्ट। आपको समझ में आया क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है? अभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो रास्ता है वो कहां से गया? वो गया एक कार्बोकैटायन फॉर्मेशन से। हाँ अद्वैत, करेक्ट, ठीक है। डेटिव बॉन्ड ही बोलोगे आप, क्योंकि लोन पे डोनेट हुआ है, ठीक है। अब ये है आपका रिएक्टेंट, ये है आपका प्रोडक्ट, और ये है आपकी पूरी की पूरी मैकेनिज्म, ठीक है। अब इस मैकेनिज्म को जरा ध्यान से समझ। इस मैकेनिज्म में ये जो कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ है, ये कार्बोकैटायन को हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट, ठीक है। इसको हमने इंटरमीडिएट क्यों बोला? इसको हमने इंटरमीडिएट इसलिए बोला क्योंकि रिएक्शन के दौरान ये बीच में बना था, ठीक है। अभी एक और चीज दिखाने वाला हूँ, एक और रिएक्शन होगी सेम, इसका एक और रिएक्शन दिखाऊंगा, ध्यान से सुनना। इस रिएक्शन के दौरान कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ था, इसलिए मैंने इसको इंटरमीडिएट बोला। आप ध्यान से देखो, यहाँ पे ऊपर आ जाओ, आपने यहाँ पे लिखा है रिएक्शन इंटरमीडिएट में कार्बोकैटायन लिखा है, दिख रहा है आपको? ठीक है। तो कार्बन को एक्स छोड़ के चला गया था। अब ध्यान से सुनना, अब एक और मैकेनिज्म है, ठीक है। पूरी कहानी सेम है, रिएक्टेंट भी सेम है, प्रोडक्ट भी सेम है, लेकिन मैकेनिज्म अलग है, ठीक है। क्या होगा? कार्बन था, इसके पास हैलोजन था एक्स। इस कार्बन के ऊपर OH माइनस ने अटैक किया। OH माइनस चाहता था कि मैं इस कार्बन के साथ बॉन्ड करूं, ठीक है। विधि 2 मिनट रुक जाओ, ये चीज लिख देता हूं, उसके बाद तुमको पूरा स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करके सब दिखाता हूं, ठीक है। OH को इस कार्बन के साथ बॉन्ड करना था, लेकिन इस बार X जाने को रेडी नहीं था। X बोला मैं नहीं जाएगा, OH बोला मैं तगड़ा है, मैं तेरे को भगाएगा, ठीक है। एक एक बीच में शायद से, सच में मुझे नहीं पता, लेकिन शायद से कुछ ऐसा सेटअप बना कि कार्बन के ऊपर पीछे से OH माइनस ने अटैक किया, तो कार्बन और OH का बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, और
कार्बन और X का बॉन्ड टूट रहा है। OH माइनस ने कार्बन को, जो पहला है फुसला है अपने को नहीं मालूम है, उसने उसके ऊपर पीछे से अटैक किया। कार्बन बोला X को भाई तू जा, ठीक है। तो कार्बन और OH का बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, कार्बन और X का बॉन्ड टूट रहा है। अब आप इसको अफेयर बोलना चाहो अफेयर बोलो, ब्रेकअप बोलना चाहो ब्रेकअप बोलो, मेरे को नहीं मालूम, ठीक है। दिस इज अ रिएक्शन मैकेनिज्म, दिस इज हाउ इट वर्क्स। एंड व्हाट इज द एंड स्टेप? एंड क्या होगा? एंड में आपके पास कार्बन के ऊपर OH लग गया और साथ में आपको X माइनस मिल गया। टेक्निकली स्पीकिंग आप बोलोगे कि पिछले में भी तो यही हुआ। हाँ, अब वहां पे वाटर था, HX था, तो आपको मतलब यहाँ पे आपने वाटर डाला था तो आपको क्या मिला? HX मिला। अगर आप यहाँ पे वाटर नहीं डालते, यहाँ पे भी अगर आप चाहो तो OH माइनस अगर डाल देते तो आपका जो प्रोडक्ट होता, प्रोडक्ट में आपके पास X माइनस होता। दैट्स इट, नथिंग डिफरेंट, ठीक है। तो अपन एक काम करते, यहाँ पे भी इसको वाटर की जगह OH माइनस लिख देते, ज्यादा समझना हमारे लिए आसान रहेगा, ठीक है। तो अब हमको ये वाली स्टेप पे भी मेहनत नहीं करना पड़ेगा। OH ने अटैक किया, X माइनस अलग हो गया, ठीक है। वाटर वाला एक स्टेप एक्स्ट्रा था, वो अपन बाद में बात करते हैं उसका। ये चीजें होते रहेगी तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन दोनों रिएक्शन की जो दो मैकेनिज्म थी, एक मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ, मतलब कार्बन को पहले ही X माइनस ने छोड़ दिया, कार्बन लुक्खा था, OH माइनस ने उसके ऊपर अटैक कर दिया। दूसरा केस ये था, कार्बन के ऊपर OH माइनस ने अटैक किया तो X को जबरदस्ती जाना पड़ा। अगर आप देखोगे दोनों रिएक्शन का जो ये है रिएक्शन दोनों की सेम ही है, सेम रिएक्शन, लेकिन दो अलग मैकेनिज्म, ठीक है। ये है मैकेनिज्म वन, एज ऑफ नाउ मैं इसको मैकेनिज्म वन बोल रहा हूँ और इसको मैं बोल रहा हूँ मैकेनिज्म टू, ठीक है। नीचे वाली जो मैकेनिज्म है लिख दिया था तो अभी काट दे, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि तू कल उठ के कंफ्यूज ना हो। और लिख दिया था, ये मेरे को लिख के तू क्या मेरे पे उपकार कर रहा है क्या? वेदांत जादव, हीरोगिरी मत दिया करो भाई। अभी ये जो चीज बीच में फॉर्म हुई, जहां बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और बॉन्ड टूट रहा है, इसके लिए नाम है ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। इसको अपन बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट। अभी ध्यान से सुनना, मैंने दोनों रिएक्शन को बताते वक्त अलग अलग वर्ड यूज किए थे। इंटरमीडिएट रिएक्शन के दौरान फॉर्म हुआ था, ट्रांजिशन स्टेट शायद फॉर्म हुआ रहेगा। ट्रांजिशन स्टेट आपको देखने नहीं मिलता रिएक्शन के दौरान, आपको ट्रांजिशन स्टेट देखने नहीं मिलता। आप प्रोडक्ट को देख के अंदाजा लगाते हो कि शायद इस ट्रांजिशन स्टेट से आगे कहानी बड़ी होगी। आप यहाँ पे देखो ध्यान से, इस ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन टेक्निकली 5 बॉन्ड बना रहा है। अरे ऐसा कभी होता है क्या? कार्बन कभी 5 बॉन्ड बनाता है क्या? लेकिन इट इज अ प्रोसेस जिसमें कार्बन एक जगह बॉन्ड बना रहा है और एक जगह बॉन्ड तोड़ रहा है। दिस शुड बी हैपनिंग। तो ये एक अलग टाइप का मैकेनिज्म हो जाएगा। तो आप इनके बारे में स्टडी करोगे कब? रिएक्शन मैकेनिज्म के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाले पार्ट में। अब मैं तुम लोगों को दोनों रिएक्शन का मैकेनिज्म का नाम बता रहा हूँ। ये जो पहला वाला है मैकेनिज्म वन, दिस इज कॉल्ड SN1 मैकेनिज्म, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट ऑर्डर। और दूसरा जो है, दूसरे का नाम है SN2 मैकेनिज्म, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सेकेंड ऑर्डर। सिद्धेश का सवाल है HX क्यों नहीं मिला? HX इसलिए नहीं मिला ना क्योंकि मैंने पानी नहीं डाला। H2O डालता तो H प्लस X माइनस के पास आ जाता। मेरे को दोनों रिएक्शन सेम दिखानी थी, इसलिए मैंने उसमें OH माइनस डाला, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये क्या है दोनों केस में, ऊपर वाला जो मैकेनिज्म है और नीचे वाला जो मैकेनिज्म है। एक सेकंड होल्ड करो, ठीक है, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ।
हाँ भाई, SN का फुल फॉर्म है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मानस सोनवने का सवाल है, दोनों मैकेनिज्म में सेम रिएक्शन हो रहा है तो डिफरेंस क्या है? रिएक्शन मैकेनिज्म में डिफरेंस है, इंटरमीडिएट अलग है और ट्रांजिशन स्टेट अलग चीज है। ठीक है, तो मैं आपको इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट ये दोनों का फर्क बताने के लिए आपको ये दोनों रिएक्शन बताया। ठीक है, रिएक्शन सेम है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम है, लेकिन रास्ता अलग है। Yes, Dhananjay, intermediate can be seen during a reaction. Transition state cannot be seen during a reaction. इसलिए अब हम आगे ये लिख लिया तो इसके आगे मैं तुमको लिखवाऊंगा। सही पकड़े हो आदित्य। ट्रांजिशन स्टेट इज अ हाइपोथेटिकल स्टेट। लिखे इसको, ये लिख लो जल्दी से अद्वैत। सब लोग लिख लो प्लीज, लिखते जाओ, साथ साथ लिखते जाओ, नहीं तो समझ नहीं आएगा, बहुत सारी चीजें पढ़ना है। अभी आप में से कई लोगों को लग रहा होगा कि आज मैं इतना हाइपर एक्टिव क्यों हो रखा हूँ। इसलिए हो रखा हूँ क्योंकि ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको मैं 2 पार्ट में ब्रेक करके नहीं बता सकता। ये मुझे एक पार्ट में एक सेशन में कंप्लीट करना जरूरी है। ठीक है, जूही का सवाल है, व्हाई इज द मैकेनिज्म नोन लाइक सो? मैं समझा नहीं क्वेश्चन। यस वैष्णव, SN1 उसका नाम है। SN1 SN2 ये इनके नाम है जूही। डन। R इज रिएक्टेंट, P इज प्रोडक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको बचपन में जब हम लोग ऐसा वो लिखते थे ना, डिफरेंशिएट, वो क्या बोलते हैं, डिफरेंस बिटवीन, दोनों के बीच में क्या डिफरेंशिएट है? is a hypothetical ट्रांजिशन स्टेट इज, वेदांत जाधव, SN1 का फुल फॉर्म क्या बोला मैंने? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोला ना। अब उसको सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बोल दो। 4 लोगों ने पूछ लिया, मैं 4 बार बता दिया, प्लीज सुन लिया करो ना एक बार में। सानिका बोले लास्ट वाला स्क्रॉल करो। ईशा पटेल ने एक बहुत ही डेंजरस क्वेश्चन पूछा है, आप गुजराती हो क्या? कैसे जवाब दूं ईशा? आविष्कार का सवाल है, if reactants and product of both reactions are same, then how can transition state be guessed? आविष्कार तेरा सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन मैं तेरे को 2 मिनट बाद जवाब दूं। ठीक है, आदित्य गरण,
नहीं, मैं बांग्लादेश से आया हूँ, अभी फ्रेश लास्ट शिपमेंट में लाया गया था। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से समझो, ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट में, ट्रांजिशन स्टेट हम बोलते हैं इट्स एन हाइपोथेटिकल स्टेट। अब अगर वो हाइपोथेटिकल स्टेट है तो हम उस स्टेट से रिएक्शन को किसी और डायरेक्शन में नहीं ले जा सकते, लेकिन इंटरमीडिएट स्टेट एक्चुअली फॉर्म होता है, आप उस स्टेट से रिएक्शन का पाथ बदल सकते हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो फर्स्ट वाला मैकेनिज्म था जहां पे कार्बन को एक्स छोड़ के चला गया, अब कार्बन को एक्स छोड़ के चला गया, आपके पास कार्बोकटायन मिला, अब आपको उसके ऊपर OH माइनस का अटैक करवाना है, OH माइनस का करवाओ, NH2 माइनस का अटैक करवाना है, NH2 माइनस का करवाओ, Cl माइनस का अटैक करवाना है, Cl माइनस का करवाओ। लेकिन जो सेकेंड मैकेनिज्म थी जहां पे ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हुआ था, वहां पे OH माइनस ने धक्का देके एक्स को निकाला था। तो इट इज नॉट लाइक, ऐसा नहीं है कि ड्यूरिंग द रिएक्शन आप सडनली बोलोगे अरे नहीं OH माइनस नहीं, अपने को तो नवा लाना है, Cl माइनस को लेके आना, ये सब आप नहीं कर सकते। तो जो ट्रांजिशन स्टेट है उसके दौरान रिएक्शन का पाथ बदला नहीं जा सकता, इंटरमीडिएट के दौरान बदला जा सकता है। यश कदम को नहीं समझा, एक बार फिर से बताता हूँ, ठीक है? नहीं यश काले, आज एडवांस का सेशन नहीं है, ठीक है? डिफरेंस नहीं समझा मानस, फिर से बता रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ जो पहली रिएक्शन है, इस रिएक्शन को देखो, ठीक है? वापस दोनों रिएक्शन को ध्यान से देखो। फर्स्ट केस में SN1 मैकेनिज्म में, मैकेनिज्म नंबर 1 में आपको दिख रहा है सबको, कार्बोकटायन फॉर्म हो गया यहाँ पे। अब ये कार्बोकटायन जो है, ये फॉर्म होने के बाद इसके ऊपर आप चाहो उसका अटैक करवा सकते हो। मैंने OH माइनस का अटैक करवाना चाहा, हो सकता है कार्बोकटायन, कार्बोकटायन फॉर्म होने का तो प्रोसेस वो उस कंपाउंड के ऊपर है ना, X तो उसको छोड़ के चले गया, ठीक है? X माइनस ने कार्बोकटायन को छोड़ दिया, अब उस कार्बोकटायन का खुद का एक अस्तित्व है, भले सॉल्यूशन के अंदर है, ठीक है, लेकिन कार्बोकटायन अपने आप में एक अस्तित्व रखता है। तो अब अगर वहां OH माइनस के साथ Cl माइनस भी है, तो OH माइनस भी अटैक कर सकता है, Cl माइनस भी अटैक कर सकता है। समझ में आया? तो इंटरमीडिएट के केस में आप प्रोडक्ट का रास्ता चेंज कर सकते हो। पुष्कर तब से डाइवोर्स और अफेयर को लेके बैठा हुआ है। तो SN1 मैकेनिज्म में एक्स ने, पुष्कर की लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, मेरे पे मत डालना, एक्स ने कार्बन को डाइवोर्स दे दिया, अभी कार्बन वेला हो गया, अभी कार्बन वेला पड़ा हुआ है, एक नया OH माइनस आया, उसने बोला कि अरे चल अपन बॉन्ड करते, तो कार्बन ने OH माइनस के साथ बॉन्ड कर दिया, ठीक है? अभी मेरे को SN2 का भी बताना, पुष्कर तेरे को ही बताने का SN2 में क्या आएगा। अभी OH माइनस की जगह Cl माइनस आया होता तो Cl माइनस बॉन्ड बना लेता, ठीक है? डिफरेंस के फर्स्ट पॉइंट का मीनिंग नहीं समझा मानस तो 2 मिनट होल्ड कर, ठीक है? अगर वहां OH माइनस की जगह Cl माइनस होता तो कार्बन बोलता ठीक है, जो जो है अब Cl माइनस के साथ बॉन्ड कर लेते। अब ध्यान से देखो SN2 मैकेनिज्म क्या है, SN2 मैकेनिज्म है अफेयर, बराबर? पुष्कर, CX का बॉन्ड था, पुष्कर के थम्स अप आए, CX का बॉन्ड था
C और OH में अफेयर हुआ, C और OH में अफेयर हुआ, X को छोड़ दिया गया, कार्बन ने X को छोड़ दिया, तो C का OH के साथ अफेयर हुआ इसलिए X को छोड़ दिया। पहले वाले केस में क्या है, X ने छोड़ दिया, अब छोड़ दिया तो छोड़ दिया, अब जिसके साथ बॉन्डिंग करना है कर लो, ठीक है। अभी मैं क्या करूं, अब देखो मैं ये है तो बहुत अच्छा, ठीक है, मतलब ये जो डिस्क्रिप्शन मेरे को बहुत बढ़िया लगा क्योंकि सबको समझ में आ रहा है, ये सारी चीजें हमको तो ऐसे ही थोड़ा ज्यादा समझ में आती है नहीं। अनुज बोल रहा है OH इज रिच। अब अनुज यादव ये तो सबके अपने अपने वो होंगे, ठीक है, वेरिएबल्स है। चलो ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट में वापस आते हैं। शिवम सर ऐसे ही सिखाते हैं, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है वो अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट चीज ही है। ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट स्टेट में, ट्रांजिशन स्टेट एक हाइपोथेटिकल स्टेट है, मतलब वो अफेयर कैसे हुआ किसी को नहीं पता, लेकिन OH माइनस कार्बन से जुड़ गया और X कार्बन से अलग हो गया, ठीक है। लेकिन इंटरमीडिएट स्टेट में देयर वाज अ प्रोसेस, आपके पास एक कार्बोकटायन फॉर्म हुआ था, पहले X माइनस छोड़ के चला गया, अगर आप चाहो OH माइनस ना डाल के उस रिएक्शन को वहां पे होल्ड करके रख सकते हो, आप चाहो तो कोई एक नया न्यूक्लियोफाइल को वहां पे इंट्रोड्यूस करके उसका अटैक करवा के रिएक्शन को दूसरे डायरेक्शन में या दूसरे प्रोडक्ट फॉर्मेशन में भी ले जा सकते। तो इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट में यही डिफरेंस है कि ट्रांजिशन स्टेट होता है नहीं होता हमको नहीं पता, ठीक है, लेकिन इंटरमीडिएट कैन बी सेपरेटेड, ठीक है। तो एक पॉइंट आप ऐसा लिख सकते हो, कैनॉट बी सेपरेटेड ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक है, अभी एग्जाम्पल की बात करें तो मैं आपको इंटरमीडिएट के एग्जाम्पल दे सकता हूँ, ट्रांजिशन स्टेट तो ऐसे ही हाइपोथेटिकल है, तो इंटरमीडिएट के एग्जाम्पल में आपको कार्बोकटायन दिखेगा, कार्बन आयन दिखेगा, कार्बन फ्री रेडिकल दिखेगा, ये सारी चीजें आपको इंटरमीडिएट के दौरान मिल सकती है, ठीक है। इवन कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन, ये सारे इंटरमीडिएट है, ठीक है। चेतन का सवाल है, एक्स किसी और के साथ बॉन्ड क्यों नहीं बनाता। चेतन, इस कॉन्सेप्ट के बारे में मैं तुमको नेक्स्ट क्लास में इंट्रोड्यूस करूंगा। ये कॉन्सेप्ट का नाम है लिविंग ग्रुप टेंडेंसी। एक्स इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है, एक्स छोड़ के जाने में बिलीव करता है, एक सच्चा प्रेमी है। ओए होए, यश कदम के तो दिल पे एकदम ओ हो दर्द आ गया, एक सच्चा प्रेमी है। नहीं नहीं, क्लास 3 बजे तक ही है, ठीक है। तो ट्रांजिशन स्टेट एंड इंटरमीडिएट स्टेट ये एक रिएक्शन के मैकेनिज्म के दौरान फॉर्म होते हैं, ठीक है। रिएक्शन के मैकेनिज्म अलग अलग एनर्जेटिक्स के थ्रू आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने ट्रांजिशन स्टेट देखा, इंटरमीडिएट देखा, अब मैं आपको ये दोनों रिएक्शन के क्या कहते हैं मैकेनिज्म बताना चाहूंगा। एक डायग्राम, आखिरी डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ये जो है लेफ्ट साइड में मैं आपको बताने वाला हूँ SN2 मैकेनिज्म, जो कि पहला वाला SN1 था ना, पहला वाला SN1 था और दूसरा वाला SN2 था। ये 1 और 2 भी आपको अभी भी समझेगा, बाद में समझेगा। चिरायु ड्रॉ कर लो, अच्छा ही रहेगा, ठीक है। SN1 मैकेनिज्म ऐसे आगे बढ़ता है और SN2 मैकेनिज्म ऐसे आगे बढ़ता है, ठीक है। तो SN1 में ये जो है, दिस इज द कार्बोकटायन, और SN2 में ये जो है,
This is the 5-member transition state. ठीक है, तो ये है आपका इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट। अभी आप में से किसी को ये भी सवाल आया होगा, अरे SN1 के दौरान ये 2 हम्प भी तो है, क्या यहाँ पे 2 ट्रांजिशन स्टेट बनेंगे? तो बिल्कुल यहाँ पे 2 ट्रांजिशन स्टेट बनेंगे। पहला ट्रांजिशन स्टेट होगा CX बॉन्ड का टूटना। ठीक है, CX बॉन्ड ऐसे अपने आप नहीं टूट जाएगा, उसको भी एक्सटर्नली कोई एनर्जी प्रोवाइड होगी, वो एक ई एक्टिवेशन मिलेगा। वो ई एक्टिवेशन कई बार सॉल्वेंट के चलते मिलता है। ठीक है, तो वो ई एक्टिवेशन के दौरान ही वो बॉन्ड टूटेगा। तो C और X का बॉन्ड टूटना इज द फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट, इसको अपन बोलेंगे TS1। और कार्बन और OH का जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, वो बॉन्ड फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो भी आसानी से नहीं होगा। कार्बोकटायन है, एक OH माइनस है, ऐसा नहीं है कि प्लस माइनस आके चिपक गए। ठीक है, ये जब एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो ये कार्बन के ऊपर जुड़े हुए बाकी मॉलिक्यूल का इसके साथ स्टेरिक रिपल्शन होगा। OH माइनस कैसे तो भी घुस के ये कार्बन के पास आएगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें भी रिपल्शंस ओवरकम करने होंगे, इसलिए एनर्जी वापस थोड़ा ऊपर हो गई। ठीक है, तो ये एक दूसरा ट्रांजिशन स्टेट। तो केमिकल रिएक्शन में बेसिकली आइडिया ये है, आपको ये बात समझ में आ रही है, जब जब अनस्टेबिलिटी होती है, ठीक है, इनस्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी, मतलब जब जब स्टेबिलिटी बर्बाद होती है एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, और जैसे ही स्टेबिलिटी अचीव होती है एनर्जी कम हो जाती है। तो लोअर द एनर्जी हायर द स्टेबिलिटी, ये बात अपन ने पहले किया है क्या? सिद्धेश गौरव का बोलना है ग्राफ उल्टा ड्रॉ किया है। अभी यार अभी मैं क्या बोलूं यार, क्या खा के बैठ जाते हो यार, इतना तुम लोग कैसे कॉन्फिडेंस लेके आ दो, एकदम उल्टा ड्रॉ कर दिया। ले जय माता दी, जो मन में आया बोल दो, है ना। यश कदम बोल रहा है रिपीट करो। रिपीट तो किया था मैंने, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, सेकंड अटेम्प्ट में नहीं फिर निकला। फर्स्ट अटेम्प्ट में थोड़ा पीछे रैंक आया था ना, फिर हो गया सेकंड में रिपीट हो गया, डन हो गया मेरा। फिर मैं IIT खत्म क्लियर करके सब हो गया, फिनिश भी हो गया। ठीक है, अमन अडोड बोल रहा है लोअर एनर्जी हाई स्टेबिलिटी, हायर एनर्जी लो स्टेबिलिटी। बहुत बढ़िया। यश कदम बोल रहा है 4 अटेम्प्ट होता है। अबे 4 अटेम्प्ट नहीं होता भाई, अटेम्प्ट एक ही होता है। ठीक है, तो 4 बार एग्जाम होने लग गई, अगली बार नहीं होगी, तुम्हारे वक्त 2 ही एग्जाम होगी मैक्स। ठीक है, इट्स अडोड, तो अडोड ही तो बोला मैंने, मैं तो पहली बार अडोबे सुना सोच रहा था। कैन यू प्लीज शो द लास्ट पॉइंट? ओमकार ले लास्ट पॉइंट देख ले। लेक्चर इज ओवर, जिसको जाना है जा सकते हो। यश कदम, yes you are right, energy is inversely proportional to stability. Need student solving errorless is enough? Yes it is enough. किसका सवाल था ये? दिव्या, errorless enough है। कौन है? धनंजय का सवाल है, व्हाट इज नेक्स्ट वीडियो अबाउट? नेक्स्ट वीडियो पे भी सोच रहा हूँ यार, आज ही शूट करूंगा, देखता हूँ, अभी श्योर नहीं। गायत्री जेई का क्या पूछना चाहती हो? जेई क्वेश्चन मार्क से तो मुझे समझ में नहीं आएगा ना। श्रवणी गूगल, गूगल अभी इधर नहीं है, बाद में मिलाएगा मैं। ठीक है, यहाँ पे विक्की सोई पड़ी है, मेरे चप्पल को पकड़ के उसको दिखा देता हूँ तुमको। Errorless solving is not enough for JEE, गायत्री। Errorless is not enough. विक्की, विक्की हाय, हाय तो बोल दो सबको। सॉरी अभी उसका सोने का टाइम है, उस ऐसा पकड़ के ना बैठो तो चप्पल पे जाके बैठ जाती है।
यश बोल रहा है अल्कोहल बनाना सिखाओ। तो विजय माल्या से बात करनी पड़ेगी। वरुण का सवाल है, नहीं किसका सवाल है, डज रेडिएशन टेक प्लेस इन रिएक्शन? रेडिएशन इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन, इट इज अ न्यूक्लियर रिएक्शन, तो उसको अपन केमिकल रिएक्शन का पार्ट नहीं करेंगे। सिद्धांत तो आपके सामने सोती है क्योंकि हम आपसे बात कर रहे होते हैं, उनका वो जब ही जागते हैं जब आप उससे बात करो, मस्ती करो उनके साथ। डज प्रायोरिटी ऑर्डर इन्फ्लुएंस रिएक्शन मैकेनिज्म? Not exactly. Different functional group affect the reaction mechanism. SN2 goes through a transition state, SN1 goes through an intermediate state. ऐसा बोलोगे मानस। SN2 is not a transition state. SN2 is a mechanism that goes through a transition state. ठीक है। लास्ट टाइम एडवांस लेक्चर लेने वाले थे, यश मैं एडवांस लेक्चर लेने वाला था, लेकिन क्या हो गया ना, वो वाला जो पार्ट है वो वाला पार्ट में तुम्हारा अलग से लूंगा। ठीक है, तो अपना जो डाउट सेशन होएगा ना, अभी अगला सेशन जो है दैट विल बी अ डाउट सेशन, इसमें मैं आप लोगों को पुरानी बातें सारी बताऊंगा। ठीक है, जिसको भी आइसोमरिज्म में कहीं पे भी डाउट है वो खत्म करवाऊंगा, और एडवांस वालों का सेशन वो डाउट सेशन का सेकेंड हाफ रहेगा। ठीक है, जिसमें अपन साइक्लोहेक्सेन और वो वाली सारी बात करेंगे, क्योंकि वो डाउट सेशन के मेरे को क्या था आज ये नया चैप्टर स्टार्ट करना। ठीक है, क्योंकि डाउट सेशन तो होता ही रहता है, वो आपका खत्म ही नहीं होने वाला। जब तक तुम्हारा आईआईटी नीट क्लियर नहीं होगा तुम्हारे डाउट सेशन बहुत सारे होंगे और डाउट्स तो खत्म नहीं होंगे। इसलिए मैंने बोला कि थोड़ा होल्ड करो, क्योंकि क्या होता है ना, कई लोग खुद से जब सेकेंड टाइम पढ़ते हैं ना तो उनके आधे डाउट क्लियर हो जाते हैं। प्रॉब्लम यही होता है, लोग एक बार देखते हैं अरे नहीं समझा, बहुत घाई में होते हो तुम लोग, पता नहीं कैसी घाई में होते हो, लेकिन क्वेश्चन देखते हैं अरे यार ये तो नहीं समझा, पूछना पड़ेगा। सेकेंड अटेम्प्ट तो मारते ही नहीं हो। अच्छा ये तो सोचते ही नहीं होगा, अच्छा ये यहाँ पे लिखा है, कहीं और कुछ और लिखा हो जो मैं देख सकता हूँ या समझ सकती हूँ, वहां तक पहुंच ही नहीं पाते आप लोग, पहले ही एकदम सारे डाउट 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 हो जाते, और बहुत सड़ा सा सवाल पूछते हो, ऐसा भी नहीं कि बहुत एकदम हाई लेवल सवाल आता है, पहले ही हार मान लेते, ये तो है। लेक्चर इज ओवर निहार। अच्छा, घर पे चांदी बनाने वाला वीडियो स्कैम हो गया। अच्छा, जेई में मैक्सिमम क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आते हैं, ये सवाल का मैं जवाब नहीं दूंगा। जय शिवतारकर, और तू मेरे को अगली बार मिलेगा तेरे को मैं पकड़ के मारूंगा। ये सवाल मेरे से नहीं पूछने का, कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आते, क्यों बाकी चैप्टर छोड़ देगा क्या नालायक? अभी पढ़ा नहीं है, पहले पूरा सिलेबस नहीं किया, जब जाके फट लेगी ना उस पॉइंट पे जाके बोलना अरे यार अब नहीं हो रहा है यार मेरे से, कौन सा चैप्टर छोड़ू, तब बात करना ना भाई। वरुण क्या बोल रहा है, हाउ डू यू नो जीतू भैया? जीतू भैया हमारे बैचमेट है, हम लोग साथ में पास आउट हुए आईआईटी खड़गपुर से। आउट ऑफ सिलेबस डॉट है सिद्धेश का। अनुज जादव के हाउ मेनी इयर्स रिक्वायर्ड टू मास्टर इन केमिस्ट्री? जिंदगी लग जाती है दोस्त। इस बार तुम देखना अनुज जादव, एक काम करना, पता करना इस बार जिनको नोबेल प्राइज मिला है केमिस्ट्री में उनको किस बात के लिए नोबेल प्राइज मिला है, थोड़ा पता करना, तुझे समझ में आएगा क्यों जिंदगी लग जाती है। सिद्धेश का आउट ऑफ सिलेबस डाउट था, ऑयल कंटेंट इंक्रीजेस व्हेन द फूड कूल्स डाउन, व्हाई? ऑयल कंटेंट इंक्रीज नहीं होता है, ठीक है। ऑयल वो क्या, आप टेम्परेचर के साथ कुछ तो उसका ये होता है कि आपको फील होता है, मतलब वो ग्रीसीनेस जो होता है लोअर टेम्परेचर पे बढ़ जाता है। नहीं जय, ऐसा मत कर, पूरा का पूरा देख, इस सवाल को जिस तरह से मैंने धुतकारा है उसका रीजन एक समझ। तू केमिस्ट्री पढ़ रहा है, केमिस्ट्री में हर चैप्टर, ये जो साइंस है साइंस का कॉन्सेप्ट ही है ना कि आगे वाले कॉन्सेप्ट का लॉजिक है जो आप पीछे वाले कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करोगे। आप ये कैसे बोल सकते हो कि कोई एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है कोई नहीं है? ऑब्वियसली कुछ से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे कुछ से कम आएंगे, लेकिन दैट इज नॉट द पॉइंट। पलक तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूँ 1 मिनट में। बाय रश्मि। तो पलक का सवाल है, व्हाई केम इज कंसिडर्ड मोस्ट स्कोरिंग? बहुत अच्छा सवाल है, सिंपल सी बात बताऊंगा। क्या बोलता है, किसका सवाल है? पलक का। पलक तुम ये सोचो
तुम कौन सा टाइप का बिजनेस करना पसंद करोगी? एक ऐसा बिजनेस जिसमें तुमने कम पैसा डाला और तुमको ज्यादा रिटर्न मिला, या एक ऐसा बिजनेस जिसमें आपने ज्यादा पैसा डाला और उतना ही रिटर्न मिला, मतलब आपने एक्स अमाउंट डाला और आपको 2x मिला, ठीक है, और दूसरे केस में आपने 1.5x डाला और आपको 2x मिला, तो आप किस किस बिजनेस में पैसा डालोगी? फर्स्ट केस में ना, क्योंकि आपने एक्स अमाउंट इन्वेस्ट किया और आपको 2x अमाउंट मिला, ठीक है। अभी ये मैं रिकॉर्डिंग से हटा रहा हूँ,